अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 31 देखते हैं। तो आप लोगों को याद होगा जो हमने अपना लास्ट लेक्चर देखा था, उसके अंदर हमने जो डेटाबेस डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस था ना, हमें उसकी बात की थी। उसके अंदर डिफरेंट जो स्टेप्स है उनकी डिस्कशन की थी। तो आज हमने जो डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है ना, उसको आगे डिटेल के अंदर हमने उसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि लॉजिकल डेटाबेस किस तरह डिज़ाइन की जाती है, इसके अंदर कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम आज उसको डिटेल के अंदर आगे देखते हैं। तो असल में आप सबसे पहले आते हैं जी, जो लॉजिकल मॉडल। अच्छा एक और बात, अगर कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी चीज़ हो, जब उसे एक डायग्राम की फॉर्म में बना लेते हैं तो हम उसे मॉडल कहते हैं। ये मैं बात आपको बार-बार रिपीट कर रहा हूँ अपने पूरे कोर्स के अंदर। तो अब बात करते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल के। जो लॉजिकल मॉडल उसके कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं। सब उसकी जो डेफिनेशन है वो तो सिंपल है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही डेफिनेशन यहाँ है कि लॉजिकल मॉडल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ डाटा टू बी स्टोर इन डाटाबेस। यानी डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है उसकी जो डेफिनेशन है ना, वो लॉजिकल मॉडल के अंदर आती है। फिर सुन लें, डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो रहा है उसकी जो डेफिनेशन है ना, वो लॉजिकल मॉडल के अंदर आती है। अच्छा, लॉजिकल मॉडल के अंदर और सम रूल्स और जो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द टाइप ऑफ डाटा, मतलब कि डाटा की कौन सी टाइप है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन और रूल्स हैं ना, वो भी लॉजिकल मॉडल के अंदर आते हैं, जो ऑलरेडी हम इस डेफिनेशन के ज़रिए देख चुके हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लॉजिकल के अंदर एंटिटी आती हैं जी, रिलेशनशिप्स आते हैं, एट्रीब्यूट आते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर आते हैं। तो जो फिज़िकल है उसके अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं। तो ये इसी लिहाज से उन्होंने इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। वो कहता है जी, लॉजिकल मॉडल के अंदर ऑल एंटिटीज़, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद उसकी जो सम डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जो डेटाबेस स्टोर यानी जो डाटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस के अंदर, वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड होती है। फिर एक दफ़ा देख लें, वो मतलब कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है उसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे लॉजिकल मॉडल के अंदर आती है। उसके बाद हमारे एंटिटीज़ जितने भी उसके रिलेशनशिप्स हैं, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद एक जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो डाटा स्टोर है डाटाबेस के अंदर, वो भी इसी के अंदर आती है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। जो सम रूल्स आते हैं, सम इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा, उसी के रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, वो सारी की सारी इसी के अंदर ही आती है। ये एक डायग्राम है जी, इसके स्टेप्स हैं। लॉजिकल डिज़ाइन का जो प्रोसेस है, यानी उसको अचीव करने के लिए लॉजिकल मॉडल को ये 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट एंटिटीज़, यानी जो एंटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करवाना, मतलब कि एंटिटीज़ को ढूँढना, उसको रिप्रेजेंट करवाना कैसे जो भी चीज़ है। उसके बाद जो एंटिटीज़ आएँगी उनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना, फिर मर्ज द रिलेशनशिप करना, तो फिर नॉर्मलाइज़ करना किनको, रिलेशंस को। एक और बात याद रखना कि रिलेशंस और रिलेशनशिप में फ़र्क है। रिलेशंस का मतलब एंटिटीज़ है क्या, एंटिटीज़ जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रिलेशन का नाम क्या है, एंटिटीज़। एंटिटी की जो होती है ना, उसे हम रिलेशन भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं जी, रिप्रेजेंट द एंटिटीज़। वो कहता है जी कि जो एंटिटीज़ होती है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, ईआर डायग्राम के अंदर। ईआर डायग्राम के अंदर हम अपने एंटिटीज़ को इस तरह शो करवाते हैं एक एंटिटी को, यानी एक ये रेक्टेंगल बना होता है, उसके बाद ये ओवल के साइन के अंदर हम उसके एट्रीब्यूट लिखे होते हैं। जो प्राइमरी की होती है उसके नीचे ये इस तरह की एक अंडरलाइन लगा के हम बताते हैं कि ये प्राइमरी की है। तो वो ऊपर बात कह रहा है जी, ईच एंटिटी इन ईयर डायग्राम इज रिप्रेजेंट एज अ रिलेशन इन अ रिलेशनल मॉडल। मतलब कि रिलेशन, ये पूरा एक मॉडल है, ये एक मॉडल है। सिंपल, ये भी एक मॉडल है। जो हम पहले, ये एक मॉडल है जी। इसके अंदर जो भी ये एंटिटीज़ हैं, ये इसे रिलेशन कह रहा है, और इसे रिलेशन भी कहते हैं। वो कह रहा है कि यह डायग्राम के अंदर जो भी एंटिटीज़ हैं ना, उसे एज अ रिलेशन शो करवाते हैं, मतलब उसे एज अ रिलेशन कहते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम द नेम ऑफ रिलेशन। यानी जो एंटिटी का नाम होता है उस प्रोसेस, इस यानी जो ये रिलेशन एंटिटीज़ यानी एंटिटीज़ को बनाना, रिप्रेजेंट कराना, या डायग्राम बनाने के जो प्रोसेस के दौरान, या एक पूरा जो डिज़ाइन प्रोसेस होता है उसके दौरान, जो नेम होता है एंटिटीज़ का, जो उसके एक नेम ऑफ रिलेशन को शो कर रहा होता है, नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन बन जाता है। यानी कि रिप्रेजेंट द एंटिटीज, जब आपने एक एंटिटी डिस्क्राइब कर ली, जब आप एक डायग्राम बनाने की तरफ आ रहे हैं, एक मॉडल बनाने की तरफ आ रहे हैं, तो जो नेम ऑफ एंटिटी होता है वो नेम ऑफ क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है।
समझ लगी इस बात की मतलब कि पहले एक एंटिटी आपने कागज़ के ऊपर 5-6 एंटिटीज़ इस तरह तरतीब के साथ लिख ली, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे। जब आप डायग्राम बनाने की तरफ आते हैं, तो एक मॉडल बनाने की तरफ आते हैं, तो जो एंटिटी का नेम होता है ना, वो आपके रिलेशन का नेम बन जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है, बात एक ही है। बस उसने मतलब कि एक कॉन्सेप्ट पहले आया था जी एंटिटीज़ का, फिर एक कॉन्सेप्ट अगला आता है, लेकिन वो चीज़ें यूज़ करता सिर्फ उसे को नेम चेंज होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की, आप लोगों को पता है जी। जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की को यूज़ करते हैं, वो ऑलरेडी पता है। ये एक एम्प्लॉय की एंटिटी है, इसके कितने वो होंगे, रिकॉर्ड होंगे, ढेर सारे होंगे। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एम्प्लॉय आईडी, ये एक रिलेशनल मॉडल के अंदर यूज़ हो रहा है। ये उसकी क्लास इस तरह बनाई जाती है, मतलब कि ये उसकी एक फील्ड, दूसरी, तीसरी और चौथी फील्ड जो ऊपर बताई गई है। इस तरह नीचे इसके रिकॉर्ड्स आते जाएंगे। तो अगर किसी रिकॉर्ड को ढूंढना हो तो एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए, यानी रोल नंबर या कोई भी चीज़, अगर स्टूडेंट हो तो रोल नंबर होगा, अगर एम्प्लॉय होगा तो उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी, अगर पाकिस्तान का कोई शहरी होगा उसका CNIC नंबर होगा या फैमिली नंबर होगा। तो इस तरह ये सारा कुछ होता है। अच्छा, remaining attributes of the entity type becomes the non key attribute of the relation, मतलब कि बाकी जो भी हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नॉन की एट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। किसी भी चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो प्राइमरी की कंसीडर से हम की एट्रीब्यूट कहते हैं, बाकियों को हम नॉन की एट्रीब्यूट कहते हैं। ये याद रखिएगा जी MCQs के तौर पर, कि रिलेशन प्रोसेस के अंदर जिन एट्रीब्यूट के ज़रिए हम किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं या ढूंढते, उसे क्या कहते हैं, उसे की एट्रीब्यूट कहते हैं। जिन एट्रीब्यूट के ज़रिए हम किसी रिकॉर्ड को नहीं ढूंढ सकते या हम उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम उसे क्या कहते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये देखें जी, कहीं उसने बताया कि अबाव एग्जांपल के अंदर जो एम्प्लॉय की एंटिटी है इज़ कन्वर्ट इनटू द रिलेशन, हम एम्प्लॉय की एंटिटी को एक रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं। एम्प्लॉय रिलेशन, ये एक एम्प्लॉय एंटिटी थी जी, उसका रिलेशन मतलब उसका टेबल इस तरह बना दिया गया। दी एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी आर फील्ड्स ऑफ द रिलेशन, पहले जी एट्रीब्यूट का, ये एट्रीब्यूट, ये एंटिटी थी, ये उसके एट्रीब्यूट थे। जब उसका टेबल बन गया तो फिर उसके क्या, फील्ड बन गए। सिंपल, यानी अगर एंटिटी पड़ी हुई है जी एक इस डायग्राम के अंदर या डायग्राम के अंदर, जब उसे हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, उसकी एक टेबल के अंदर, तो वो उसकी एम्प्लॉय एंटिटी बन, उसका एक रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद डाटा मॉडल डिस्क्राइब द एम्प्लॉय आईडी एज आइडेंटिफायर इज अंडरलाइन, मतलब कि अंडरलाइन किया होता है। द अबव रिलेशन इज यूजिंग एम्प्लॉय आईडी द प्राइमरी की फॉर द रिलेशन। आप लोगों को समझ आ गई होगी, सिंपल सी बात है। अगर या डायग्राम के अंदर इस तरह एक एंटिटी को शो करवाया हुआ, टेबल जब बनाएंगे तो उनको इस तरह शो कराएंगे, यानी एम्प्लॉय रिलेशन बना देंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंट द एंटिटी, एंटिटी को रिप्रेजेंट करवाया जाता है। हमने उसे देख लिया किस तरह रिप्रेजेंट करवाया जाता है जी। उसके बाद आता है ये रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है, जो दो, ये टेबल है जी, एक दूसरा टेबल है। दूसरा टेबल मतलब ये एक एम्प्लॉय का टेबल है, दूसरा उसकी हो सकता है कि उसकी कोई, जहाँ पे वो काम कर रहा है, मतलब वो क्या काम कर रहा है, उसकी डिटेल्स के रिलेटेड कोई एक टेबल, एक एंटिटी हो, मतलब एक एम्प्लॉय एंटिटी है। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी एम्प्लॉय का रिलेटेड कोई एंटिटी हमें शो हो रही हो, चीज़ें हम लोग देखी तो हैं, मतलब ये मिनट, या हम इसी तरह एक डिपार्टमेंट देख लेते हैं जी। एक एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करे, डिपार्टमेंट भी क्या होता है जी, वो भी एक एंटिटी है जी। उसका कोई डिपार्टमेंट का नाम होगा, डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा, डिपार्टमेंट का कोई मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट की कोई लोकेशन होगी। अगर एंटिटी हो तो इसी तरह एंटिटी को शो करवा दिया गया, उसके रेक्टेंगल बनाया जाएगा, उसके अंदर डिपार्टमेंट लिख के उसके एट्रीब्यूट शो करवा दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट का नंबर को हम उसे प्राइमरी की कहेंगे, जब उसे टेबल्स में बनाएंगे तो इस तरह वो उसका एक रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन मतलब एक टेबल, वो एंटिटी के आगे जब कन्वर्ट करते हैं उसे टेबल कह लेते हैं जी। होती एक ही बात है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि एक ही चीज़ होती है, उसे डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट चीज़ नाम दे लेते हैं। रिप्रेजेंट द रिलेशन, यानी रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशनशिप्स होते हैं किसके अंदर, ई आर डायग्राम के अंदर, इन रिलेशनल मॉडल के अंदर। ईच रिलेशनशिप इन ई आर डायग्राम मस्ट आल्सो भी रिप्रेजेंट इन रिलेशनल मॉडल, कि जितने भी रिलेशन होते हैं कि किसके अंदर, ई आर डायग्राम के अंदर जो रिलेशनल मॉडल बनाते हैं ना, उस किसी के अंदर भी शो करवाते हैं। रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। इन सम केसेस ए रिलेशनशिप क्रिएटेड बिटवीन द टू रिलेशन इन विच वन रिलेशन एज अ प्राइमरी की एंड द रिलेशन एज अ फॉरेन की। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के ज़रिए। ये देखें, एक हम इससे
हम एक ही इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, हम उसी से सब कुछ समझ लेते हैं। ये देखें जी, नहीं ये हमारे इतने काम की नहीं है। ये देखें, हम इस डायग्राम को यूज़ करते हैं। ये एक स्टूडेंट का टेबल है जी, ये उसका कोर्स है और ये उसके वो हैं टेक कोर्स से कोर्सेज कौन से लिए हैं। मतलब कि एक जो एंटिटी थी वो स्टूडेंट की एंटिटी थी, मतलब कि स्टूडेंट था एक रेक्टेंगल में बनाया हुआ, फिर उसकी आईडी थी, आईडी को उसे अंडरलाइन किया हुआ था, प्राइमरी की शो करवाया था, फिर नेम था, फ़ोन था और डेट ऑफ बर्थ यानी एट्रीब्यूट थे। फिर एक और एंटिटी थी किस नाम की, कोर्स नाम की जी, उसकी को क्लास आईडी थी, टाइटल था, क्लास नंबर था जी। उसके बाद टेक कोर्सेज की एक एंटिटी थी, उसके आईडी, कोर्स, क्लास आईडी, सेमेस्टर सारे शो बताए हुए थे। अच्छा, अब होता है क्या, जब एंटिटी को हम अपने रिलेशनल मॉडल के अंदर लेके, रिलेशनल मॉडल का मतलब हम उसे इन टेबल्स की फॉर्म में ले आते हैं। पहले तो वो इस फॉर्म में होते हैं जी, एक इसमें, इस फॉर्म के अंदर, क्या इस फॉर्म के अंदर होते हैं। तो जब हम उनको किसके अंदर लेके जाते हैं, ये याद रखिएगा जब भी मॉडल का नाम आएगा ना, तो मॉडल का मतलब होता है ऐसी फॉर्म जिससे कि हम देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। जब उसके एंटिटी एक रिलेशनल मॉडल के अंदर लेके जाते हैं ना, तो उसकी इस तरह के टेबल्स बना लिए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर टेबल स्टूडेंट का टेबल बन गया, कोर्स का टेबल बन गया, टेक कोर्सेज का टेबल बन गया। अभी वो कह रहा है कि जब रिलेशनशिप्स आते हैं ना, हो सकता है कि स्टूडेंट की जो एंटिटी थी उसका रिलेशन टेक कोर्सेज के साथ बनाया हो, स्टूडेंट का रिलेशन उसके बाद टेक कोर्सेज का रिलेशन कोर्स के साथ। मतलब कि इस तरह आप समझें कि स्टूडेंट, आप इस तरह इस चीज़ को समझें कि ये एक एंटिटी, ये दूसरी एंटिटी, ये तीसरी, ये स्टूडेंट है, ये टेक कोर्सेज, ये कोर्सेज। स्टूडेंट का टेक कोर्सेज के साथ, टेक कोर्सेज का कोर्स के साथ, यानी कोर्स यहाँ से आएगा, स्टूडेंट यहाँ से आएंगे, उसका एक सेपरेट एक एंटिटी शो करवा दी जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद मुझे ये है कि ये एक एंटिटी सी, यानी इसके यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, यहाँ पे होंगे, इसके भी इसी तरह होंगे। जब वो उसका एक टेबल बनाते हैं ना, मतलब कि इस फॉर्म में टेबल लेके चले जाते हैं जी, टेबल की फॉर्म में, तो हम इसे रिलेशनल डाटाबेस कह देते हैं। अब देखें, जो एंटिटीज़ हैं, ये भी एक एंटिटी, ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट। वो कह रहा है कि जब वो रिलेशन की फॉर्म में होते हैं ना, तो उसे हम प्राइमरी की कहते हैं, मतलब कि फॉरेन की कह लेते हैं। तो जब जो रिलेशनशिप डाटाबेस के अंदर जब हम जो रिलेशनल मॉडल बनाते हैं ना, टेबल्स बनाते हैं, तो फिर उनको हम प्राइमरी की या फॉरेन की के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। मतलब कि ये आईडी थी, यहाँ पे क्या आ गई जी, ये उसकी फॉरेन की बन गई, यानी इधर की इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ की प्राइमरी की जब यहाँ पे शो करवाएगी तो क्या बन गई, वो फॉरेन की। इस टेबल की प्राइमरी की जब यहाँ पे शो करवाएगी तो फॉरेन की। मतलब क्या हुआ, ये टेबल और इस टेबल को आपस में कनेक्ट किया गया इस टेबल के ज़रिए, यानी यहाँ की प्राइमरी की और यहाँ की प्राइमरी की जब यहाँ पे शो करवाएगी तो ये फॉरेन की बन गई, और फॉरेन की के ज़रिए यहाँ पे बनकर हो सकता है यहाँ पे एक और फील्ड बना ली जाती, तो वो इस टेबल की क्या होती, वो प्राइमरी की होती। आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि मतलब कि जब एंटिटीज़ होती हैं, जब उनको एक टेबल फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं, तो जो रिलेशनशिप होता है ना एंटिटी के दौरान, मतलब कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, ये ग्रुप का एट स्टूडेंट के साथ एक रिलेशनशिप है, लेकिन ये कैसे रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है, वो फॉरेन की के ज़रिए रिप्रेजेंट करवाया जाएगा। तो हमने डिफरेंट कीज़ ऊपर देखा, एसोसिएटेड कीज़ देखी थी, हमने फॉरेन की देखी थी, ये मुख्तलिफ कंपोजिट की देखी थी। ये उस लिहाज से मतलब डिपेंड कर रहा होता है कि आपका ये वाला रिलेशन दूसरी एंटिटी के वाले रिलेशन से किस तरह आपस में रिलेशनशिप बन रहा है। वो फॉरेन की के ज़रिए आएगा, वो हमारा कंपोजिट की के ज़रिए आएगा, या किसी भी की के ज़रिए हमारा वो मैनेज हो रहा होगा। आगे आते हैं जी, हो सकता है कि एक एम्प्लॉय आईडी, ये हमारे पास एंटिटी हो, एक और हमारे पास एंटिटी हो एम्प्लॉय नाम की। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, बर्थडे है। हो सकता है कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी और आ जाए, एम्प्लॉय एंटिटी और आ जाए, तो वहाँ के अंदर अब क्या लिखा हो जी, वो वहाँ पर डेजिग्नेशन भी लिखा हो एट्रीब्यूट के अंदर।
क्या डेजिग्नेशन, यहाँ पर डेजिग्नेशन नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है एक और एंट्री है जो उसके अंदर डेजिग्नेशन भी हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे है जी एक एंटिटी ये, दूसरी ये, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर हो। दूसरे के अंदर क्या है जी, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ, चीज़ वही है। अब होता क्या है कि जब हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, अपना लॉजिकल मॉडल बना रहे होते हैं, हमने सबसे पहले एंटिटीज़ को क्लास के अंदर, टेबल्स के अंदर लेके जाना है, किसमें, टेबल्स के अंदर। फिर एक टेबल का दूसरा टेबल के साथ क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, फॉरेन की के ज़रिए, कंपोजिट की के ज़रिए, एसोसिएट की के ज़रिए, किसी भी की के ज़रिए उन रिलेशनशिप को आपस में डिफाइन कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद जब वो दो टेबल्स मतलब कि ये एक रिलेशनशिप आ गया, फिर उसके बाद देखते हैं जी कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं कि दो टेबल्स के आपस में मिल रही हैं। हो सकता है कि एक एम्प्लॉय नाम का टेबल हो, दूसरा एक एम्प्लॉय टू के नाम का टेबल हो, उन दोनों में चीज़ें आपस में रिलेट हो रही हों। तो हम क्या कहते हैं कि रिडंडेंसी को, मतलब कि जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती उनको कम करने के लिए क्या करते हैं जी, जो सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं ना उसके अंदर से जम कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे डेजिग्नेशन डेट ऑफ बर्थ नहीं था तो हम वहाँ पे एन ए डाल देते हैं, या फिर उसको खाली छोड़ देते हैं उस एट्रीब्यूट को। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन कोई ना, हम उसे छोड़ देते, किसी ने डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल के अंदर रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम रिपीटेबल चीज़ें जो हो रही होती हैं हम उसे रिड्यूस कर देते हैं। समझ लगी इस बात की। हम मर्ज रिलेशन देखते हैं। इन सम केसेस दे मे बी redundant that relations, it means that two or more relations may describe the same entity type। मतलब के दो या तीन चार रिलेशंस ऐसे बन जाए, तीन चार टेबल ऐसे बन जाए जो आपस में मिलते जुलते हैं। मतलब कि प्रिंसिपल जो है वो भी एक टीचर ही होता है, टीचर वो भी एक टीचर होता है। हो सकता है कि आपके पास एक विजिटिंग टीचर का लैदा टेबल बना दिया जाए, जो CTA टीचर्स हैं आपके कॉलेज के अंदर उनका एक टेबल लैदा बना दिया, परमानेंट टीचर है उनका लैदा बना दिया जाए टेबल। तीन चार टेबल बन गए, चीज़ें तो एक ही हैं, उनका भी नाम लिखा जाएगा, उनका भी एम्प्लॉय नंबर लिखा जाएगा, उनका भी मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, उनकी क्लासेस लिखी जाएंगी, उनके कोर्सेज लिखे जाएंगे, उसका भी डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। अगर CTA है तो उनका डेजिग्नेशन फील्ड के अंदर CTA लिखा जाएगा। लेकिन चार टेबल होंगे लहदा CTA की इन्फॉर्मेशन लहदा, प्रिंसिपल की लहदा एक टेबल में पड़ी होगी, जो परमानेंट स्टाफ है उसकी लहदा पड़ी होगी। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती, यानी डाटा रिपीट हो रहा हो। हम क्या करते हैं, हम एक ही टेबल बना लेते हैं, हम उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा ऐड कर दें जिससे वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम डेजिग्नेशन डाल देते हैं। प्रिंसिपल का अगर प्रिंसिपल लिख देंगे, परमानेंट स्टाफ का अगर परमानेंट स्टाफ लिख देंगे, CTI की लेगी अगर CTI लिख देंगे, विजिटिंग लेक्चरार के अगर विजिटिंग लेक्चरार लिख देंगे। मुझे लगता है आप मेरा पॉइंट एक्सेप्ट कर ले होगा आपने, आपको समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि हम दो तीन एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा कर देते हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसी एंटिटी हो जिसके एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा हो, हम उससे को अपना एक बेसिक समझ के दूसरी जो एंटिटीज़ होती हैं या दूसरे रिलेशंस होते हैं हम उसको उसके अंदर जम कर देते हैं, यानी इंटीग्रेट कर देते हैं कि डाटा हमारा रिड्यूस हो जाए। चलें हम अपने अगले नॉर्मलाइज रिलेशन। अब देखें जी, वो कह रहा है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर जितने भी अननेसेसरी रिडंडेंसी होती है, मतलब कि जो यहाँ पे भी मर्ज करने के बाद भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे रिलेशंस हो जिनके अंदर रिडंडेंसी अभी भी अवेलेबल हो, अभी भी काम ना हुई हो। हम उसकी वजह से क्या होता है कि मैं बताता हूँ। हमने एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रख दी। हम दूसरा एक टेबल बनाते हैं, उसका हम ऐसे क्या यहाँ पे क्या कहते हैं जी, स्टूडेंट कहते हैं करंट स्टूडेंट का टेबल, मतलब कि जो करंट स्टूडेंट है। फिर एक दूसरा टेबल बनाते हैं जी, हम उसे कहते हैं जो स्टूडेंट हमें छोड़ के चले गए हैं जी, स्टूडेंट जो हमें छोड़ के चले गए हैं। एक स्टूडेंट था, और ये केस स्टडी हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो दो टेबल हैं, एक करंट स्टूडेंट का टेबल है, एक जो छोड़ के जा चुके उनका टेबल है। एक बच्चा आता है, वो हमारे पास आया, उसने एक साल हमारे पास पढ़ा कॉलेज में, फेल हो गया, छोड़ गया कॉलेज। हमने उसकी इन्फॉर्मेशन किस में डाल दी, जो कॉलेज छोड़ के जा चुके हैं। वो फिर आता है, फिर एडमिशन ले लेता है, तो जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उसके अंदर एक साल बाद उसका डाटा वहाँ पे लिख दिया जाता है। अब जो छोड़ के जा चुका था उसके अंदर भी उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो यहाँ पर भी उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है करंट स्टूडेंट में। जब हम सर्च करने की कोशिश करते हैं उसके नाम के ज़रिए, तो दोनों वैल्यू शो हो जाती है, इस टेबल की वैल्यू भी आ जाती है, उस टेबल की वैल्यू भी आ जाती है, यानी डाटा रिपीट हो गया ना, एरर आ गया। जब हम वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो एरर आता है। हम कह रहे हों कि हमारे पास वो बच्चा पढ़ रहा है, प्रिंसिपल साहब कहें कि वो बच्चा तो छोड़ के जा चुका है, कलर कह के बच्चा तो हमारे पास उसने फ़ीस जमा करवाई है। हो सकता है बोर्ड वाले कहें कि आपके पास फ़ीस जमा करी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है क्योंकि आपने डाटा उसमें डाला हुआ कि जो छोड़ के जा चुके हैं। ये क्या है जी, इसकी वजह से एक एरर आएगा, एरर जनरेट होगा। एरर का मतलब ये नहीं है कि एरर का मतलब कोई काम ही नहीं होगा।
काम होगा, लेकिन वो हमारा डाटा जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा जिससे हम कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर सकें। 3-4 चीज़ें उसके बारे में शो हो जाएँ, यानी 3-4 वैल्यूज़ आ जाएँ, तो डाटा रिपीट हो गया इसका मतलब। एक ही बंदे का डाटा रिपीट हो, हम क्या करते हैं फिर, उन जो टेबल हैं स्टूडेंट छोड़ के जा चुका है या करंट स्टूडेंट है, हम उसकी एक फ़ील्ड बना लेते हैं। मतलब है कि जिस तरह जैसे यहाँ पे एक फ़ील्ड बनाई ना डेज़िग्नेशन की, हाँ, वहाँ पे क्या करते हैं हम उस स्टूडेंट का स्टेटस के नाम की एक फ़ील्ड बना लेते हैं। स्टेटस में लिख देते हैं कि छोड़ के जा चुका है, या फिर हम कहते हैं करंट स्टूडेंट। समझ लगी? यानी कि हम स्टेटस डाल देते हैं। स्टेटस का मतलब होता है कि आपका स्टेटस क्या है जी? हमारा स्टेटस हम इस अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। या आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा होगा जी, मैं अवेलेबल हूँ या नहीं अवेलेबल, हम सेटिंग में जाकर चेंज कर लेते हैं। आपको मेरी बात समझ लगी? कि ये हमारा एक लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करने का, एक मॉडल बनाने का एक पूरा तरीकाकार है, ये स्टेप्स हैं, वो ये सारे से। और नॉर्मलाइज़ को हमने आगे जाके और देखना है कि नॉर्मलाइज़ कैसे करते हैं, इसकी कितनी तरह की नॉर्मलाइज़ेशन होती है। ये हमारा अगला चैप्टर इसी के ऊपर ही है। इंशाल्लाह कल हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे होम, स्टे सेफ।